नमस्कार, मेरा नाम परवेज आलम है। दुनिया भर में और विशेष रूप से भारत में मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य से जूझने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए जब इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर विनय कुमार का लंदन में आना हुआ तो जहन में वही पुराने सवाल गूंजे कि भारत में अब मेंटल हेल्थ की क्या हालत है। इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी किस दिशा में काम कर रही है? क्या भारत में साइकेट्रिस्ट पर्याप्त संख्या में मौजूद हैं? इलाज के साधन क्या हैं? और बिना दवा और इलाज के अपने दिल और दिमाग को कैसे शांत रखा जा सकता है? बात है जुलाई सन 2023 की। सुनिए डॉक्टर विनय कुमार के साथ मेरी ये बातचीत। डॉक्टर विनय कुमार नमस्कार। परवेज साहब, बहुत बहुत आभार कि सिनेंग के स्टूडियो में मैं बैठा हूँ लंदन में और एक खास मुद्दे पे बात करने के लिए। जी, मुद्दा है इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी। पहले तो वहाँ से बात शुरू करते हैं जिसके कि आप प्रेसिडेंट हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसी संस्था है जिसमें कि जो भारत में काम करने वाले मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक या नफ्सियाती इमराज के जो माहिरीन हैं वो आपके मेंबर हैं। तो मुझे थोड़ा सा ज़रा बताइए कि ये इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी कब वजूद में आई? इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी की स्थापना जो हुई वो 1947 में, वही साल जो भारत की आज़ादी का साल, आज़ादी के पहले स्थापना हुई। इंडियन साइंस कांग्रेस हो रहा था दिल्ली विश्वविद्यालय में और उसमें सभी विषय के लोग थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन और हमारे मनोचिकित्सा साइकेट्री के लोग। तो 7 लोग उसमें हमारे वहाँ थे उपस्थित। 7 लोगों ने बैठ करके 7 जनवरी को ये फैसला किया दिल्ली की एक सर्द सुबह में कि हम लोग मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो मॉडल चल रहा है देश में अभी, चूँकि वो अंग्रेज़ों का राज था, उन लोगों ने एक मॉडल विकसित किया था, लेकिन ये महसूस कर रहे थे कि हमें कोई अपना मॉडल विकसित करना पड़ेगा। ये सोचते उन्होंने संस्था की स्थापना की। 1 साल बाद पहला कॉन्फ्रेंस पटना में हुआ और मेरे शहर में, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, और 1948 में दिसंबर महीने में इसको रजिस्टर किया गया। तो 1948 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और अगर जोड़ के देखते हैं तो ये हमारा 75वां साल चल रहा है, प्लैटिनम जुबली ईयर है। और ये संयोग की बात है कि मैं इसका 75वां 75th प्रेसिडेंट हूँ मैं इसका अभी। ये तो कमाल की बात है। और ये संस्था में एक बता जोड़ता चलूँ इसमें कि जो 7 लोगों के साथ कारवां शुरू हुआ था वो 7,000 कब का पार कर चुका और अब 9,000 से ज़्यादा हमारे मेंबरान हैं और हम जल्दी 10,000 पार करने वाले हैं। और ये देश की पहली सबसे बड़ी और मनोचिकित्सकों की ही नहीं, इसमें जो दूसरे मेंटल प्रोफेशनल्स हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स, वो भी हमारे मेंबर्स हैं। तो ये बड़ा कारवां है जो 7 जनवरी 1947 से चलते हुए अभी 2023 में प्लैटिनम जुबली मना रहा है। बहुत दिलचस्प बात आपने बताई। 1947 के आसपास इसकी शुरुआत हुई और आज तकरीबन 9 से 10,000 के दरमियान इसके जो मेंबर्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं, पूरे भारत में काम कर रहे हैं। और ये अलग अलग यानी कि निजी अस्पतालों में और सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट क्लिनिक्स, इन सारे साइकेट्रिस्ट, इन सारे मेंटल हेल्थ के प्रोफेशनल्स की हम लोग बात कर रहे हैं। जी, इसमें मेरा ख्याल है देश में अभी कुछ 12,000 के आसपास मनोचिकित्सक हैं। 12,000 से कुछ ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि अब हम लोग हर साल 700 नए साइकेट्रिस्ट पैदा कर रहे हैं देश में अब। तो एक अच्छी बात है, एक अच्छी बात हुई है इधर के दिनों में, लेकिन पहले वो रफ्तार बड़ी धीमी थी। तो अभी इतने मेरा ख्याल है 2 से 3,000 लोग अभी मेंबर हमारे नहीं हैं और अगर जुड़ जाएं तो शायद हम 12,000 से 12,000 हो जाए अभी। डॉक्टर विनय कुमार, ये बात मेरी समझ में आती है कि भारत जैसे देश में इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी की ज़रूरत क्यों पेश आई, लेकिन मैं थोड़ा सा अब आज के संदर्भ में अब आपसे जानना चाहता हूँ कि आज जो परिस्थितियाँ आप देख रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य के हवाले से, मेंटल हेल्थ के बारे में रोज़ किसी न किसी तरह की चिंताजनक खबर आती है, किसी न किसी तरह की रिपोर्ट आती है, चाहे वो WHO के संदर्भ में हो या यूनाइटेड नेशंस के हवाले से। बात यह है कि दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में ये बात कही जा रही है कि ये समस्या बढ़ती चली जा रही है। भारत में ख़ास तौर पे आप भारत में जो स्थिति है उसको किस रूप में देखते हैं? कितनी चिंताजनक है? चिंताजनक तो मानना पड़ेगा, मानना इसलिए पड़ेगा कि पिछले अगर आंकड़े की बात देखें इसको
तो ये कि एम्स के एक हैं हमारे कलीग और हमारे मेंबर भी हैं, डॉक्टर राजेश सागर की उन्होंने लीड किया था उस शोध का, और वो 20 सालों का लंबा सा अध्ययन था काफ़ी, पूरे देश का डिजीज बर्डन को। तो डिजीज बर्डन पे काम करते हुए जब पहुंचते हैं निष्कर्ष पे, तो पाते हैं कि हर 7 में से 1 आदमी मानसिक रूप से परेशान है भारत में। तो 7 में से 1 ये बड़ा आंकड़ा है। 7 में से 1 जब कहते हैं तो आपको कहना पड़ेगा कि लगभग हर परिवार में 1 आदमी कम से कम, तो कोई परिवार अछूता नहीं रह गया है जी। तो बात यहाँ पे आती है कि 7 में से 1 आदमी भारत में किसी न किसी रूप में मानसिक स्वास्थ्य के हवाले से जो भी कोई समस्या हो सकती है उससे परेशान है। मैं यहाँ पे आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि इसमें कोई ऐसा ब्रेकअप है कि महिलाओं की संख्या किस तरह की है, पुरुषों की किस तरह की है, या मेंटल हेल्थ जो है वो इस वक्त भारत में किसको ज़्यादा प्रभावित कर रहा है? सबको, कोई बचा नहीं है, चाहे वो किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, किसी उनकी लैंगिकता जो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मानसिक रूप से परेशान सभी हैं। आंकड़े थोड़े बहुत अंतर के साथ, लेकिन वो इस बात में तय होता है कि किसी इंसान को किस बीमारी के स्केल से आप देख रहे हैं। तो ये भी है कि हर राज्य में कुछ चीज़ें राज्य के हिसाब से ही बदलती हैं। किसी राज्य में कोई बीमारी थोड़ी ज़्यादा, किसी में कोई, कहीं आत्महत्या की दर थोड़ी कम, कहीं ज़्यादा। मैं समझ सकता हूँ। और मैं यहाँ पे फिर ये भी जानना चाहता हूँ कि वो किस तरह की बीमारियाँ हैं जिनकी तरफ आपने इशारा किया, क्योंकि आपने कहा 7 में से 1 आदमी किसी न किसी रूप में मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में किसी न किसी तरह की समस्या से ग्रस्त है। लेकिन जैसे अगर एक बार मैं आपसे जानना चाहूँ कि मोटे मोटे तौर पे वो किस तरह की बीमारियाँ हैं जिनका जिक्र होता है? इसका रेंज काफ़ी बड़ा है। आप अगर उम्र के लिहाज से देखें तो जो बच्चों की समस्याएं हैं वो कुछ अलग किस्म की हैं। उसमें एक जो समूह है उसको बोलते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, यानी डेवलपमेंट से, माँ के गर्भ से कुछ ऐसी गड़बड़ियाँ लेके बच्चे आते हैं बाहर, और उसकी वजह से उनकी समस्याएं होती हैं, जिसमें ऑटिज्म है, जिसमें स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें बच्चे कुछ ठीक से सीख नहीं पाते हैं। फिर वो मानसिक मंदता है, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज को कहते हैं, मानसिक मंदता है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं उनकी, बच्चों में डिप्रेशन भी होता है, एंग्जाइटी भी होती है, कुछ बीमारियां बच्चों में चाइल्डहुड साइकोसिस भी होता है। तो ये सब बीमारियां भी हैं। तो ये चाइल्ड साइकियाट्री की कुछ खास चीज़ें हैं उम्र के लिहाज से देखें तो। किशोरावस्था में जब पहुंचते हैं लोग तो डिप्रेशन बहुत कॉमन है। दूसरी जो खास बात यह है कि जो मेजर मेंटल इलनेस है, जिसको स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर कहते हैं, ये सारी बीमारियां, अधिकांश जो इनका है, इसकी शुरुआत जो होती है वो इसी उम्र में होती है, यानी इसी उम्र में, यानी कि टीनेज में, एडोलेसेंस में। आप कह सकते हैं कि 12 साल के बाद से लेकर के 25 साल के बीच में ज़्यादातर जो मरीज होते हैं उनका पहला एपिसोड शुरू हो जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी शुरू हो जाएगी। युवक होते हैं, युवक की चुनौतियाँ थोड़ी अलग हैं। उनके सामने ज़िंदगी सामने पड़ी होती है, ज़िंदगी की लड़ाई होती है, जंग होती है, उनको भिड़ना पड़ता है, उनको अपनी पहचान पानी होती है। तो टीनेज में समस्याएं कुछ उस तरह की भी होती हैं। और जब जैसे से उम्र बढ़ती जाती है, वो जो कह सकते हैं कि वो एक घर्षण, काम का दबाव, जीवन का दबाव, अपने को साबित करना, आर्थिक दबाव, सबसे लड़ते हुए उनमें डिप्रेशन बहुत कॉमन बीमारी उस एज में है। तो वो बहुत तबाह करने वाली चीज़ होती है। फिर जब उम्र बढ़ जाती है, जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं, तो बुज़ुर्गों के साथ एक नई चीज़ जुड़ जाती है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन या और चीज़ें तो होती हैं, उस उम्र में काफ़ी होती हैं। लेकिन एक जो डिमेंशिया, जो कि जैसे जैसे पॉपुलेशन में एजिंग, ज़्यादा उम्र के लोगों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे वहाँ पे हमें ज़्यादा केसेस डिमेंशिया के मिलने लगे हैं। क्योंकि पहले लॉन्जिविटी कम थी, अब थोड़ा ज़्यादा हो गई है। तो ये डिमेंशिया एक बड़ा प्रॉब्लम है। और भारत जो अभी तो युवा देश मान रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी आबादी में भी बुजुर्गों की संख्या काफ़ी है, वो भी एक समस्या है। तो उम्र के लिहाज से देखें तो ऐसा स्पेक्ट्रम बनता है। डिमेंशिया और अल्जाइमर्स डिमेंशिया का एक प्रकार है। डिमेंशिया के बहुत सारे प्रकार होते हैं, और उसमें जैसे कि वो एक उसका अल्जाइमर एक प्रकार है, और उसको एक खास तरह की साइकोपैथोलॉजी होती है। उसमें एक अमाइलॉइड नाम का एक सब्सटेंस डिपॉजिट होता है ब्रेन में, उससे डिजेनरेशन होता है। डॉक्टर विनय कुमार, मैं आपकी बात से ये समझा कि स्थिति चिंताजनक है और किस तरह की समस्याएं हैं। साथ में मैं ये भी समझा कि तकरीबन भारत में 7 में से 1 के सामने मानसिक समस्या का सामना है, और ये संख्या
लाखों करोड़ों में बदल जाएगी जब हम आगे चल के देखेंगे। आपने इस तरफ भी इशारा किया कि तकरीबन आपके मेंबर्स कितने हैं, 9 से 10,000 के बीच में, तो ये गैप तो मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आता है। बहुत बड़ा गैप है, और जो आंकड़े बताते हैं उसके हिसाब से हम लोग बोलते हैं ट्रीटमेंट गैप, यानी जिनको ट्रीटमेंट चाहिए और जिनको मिल रहा है, ये जो गैप दोनों के बीच का है वो 80 से 85%, 80 to 85% का गैप है, और ये बहुत बड़ा गैप है। इसके गैप के जो कारणों पे अगर आप जाएंगे तो मनोचिकित्सकों की संख्या जो कम है वो तो एक बड़ा कारण है ही, उसमें कोई दो मत नहीं है कि हमारे पास लोग कम हैं। आज मुझे याद आ रहा है, डॉक्टर गंगाधर एक निम्स के डायरेक्टर थे, उन्होंने बड़े अच्छे से उसका कैलकुलेशन किया था। उन्होंने बताया ये कि हमें कम से कम 45,000 साइकियाट्रिस्ट चाहिए अगर हिंदुस्तान को ठीक से केयर करना है तो, और हम लोग उसके पीछे बहुत हैं। तो ये एक बड़ा कारण तो है ही। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे आप लोगों में जानकारी का अभाव कि मुझे जो परेशानी है इसका कोई इलाज भी है। अब लोग मानते हैं कि चलो इस पे तो भूत प्रेत का साया पड़ा है, अभी भी हिंदुस्तान की बड़ी आबादी इस बात को मानती है। इसके अलावा जैसे लोग ये मानते हैं कि ये ऐसा हो गया है, बदमाश हो गया है, बात नहीं सुनता है, रोज शराब पीता है, भांग खाता है, गांजा पीता है। तो इस तरह के जो माँ बाप सोचते हैं कि बेटा नालायक हो गया है, दरअसल ऐसा मनबड़ू हो गया है, गाँव में बोल देते हैं एक शब्द, यानी उसकी पर्सनैलिटी में जो चेंजेस है उसको मानते हैं कि नॉर्मल का वेरिएशन है, बदमाश हो गया है। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर से ग्रस्त हो रहा है वो, उसका भी उसको हो रहा है, उधर किसी का ध्यान नहीं जाता है। या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स बहुत सारे ऐसे होते हैं। और तीसरा बड़े है कि सेवाएं जब उपलब्ध सब जगह नहीं होंगी तो क्या होगा। जो सेवाओं की तो स्थिति अभी यही है कि ये पिरामिड जैसी स्थिति है कि मरीज पिरामिड के बेस पे आधार पे हैं, और ऊपर के कुछ हिस्से में जो नोक का हिस्सा है स्पेशलिस्ट उत्ते पे बैठे हुए हैं और वहीं तक लोग पहुंचते हैं। बीच का इलाज या तो नॉन स्पेशलिस्ट कर रहे हैं, या फिर क्वैक्स कर रहे हैं, या फिर जो कह सकते हैं फेथ हीलर्स कर रहे हैं, या नहीं हो पा रहा है। तो मैं यही जानना चाहता हूं आपसे कि देखिए समस्या बहुत बड़ी है, करोड़ों की तादाद में भारत में लोगों को मानसिक समस्या का किसी न किसी रूप में सामना है। वो बड़ी बीमारी भी हो सकती है, डिप्रेशन भी हो सकता है, एंग्जाइटी भी हो सकती है, पैनिक अटैक्स भी हो सकते हैं। और दूसरी तरफ आपने खुद ही इस बात का स्पष्टीकरण किया हमारे सामने कि जो डिलीवरी है, यानी जो डॉक्टर्स हैं, जो मनोचिकित्सक हैं, या जो इस तरह की सेवा दे सकते हैं, उनकी बहुत कमी है। आने वाले सालों में क्या कर सकते हैं? मैं बहुत पंचवर्षीय योजना के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये फिर भी इमीडिएटली वो क्या चीज़ें हो सकती हैं जिनकी तरफ हम सबको ध्यान देना चाहिए? कुछ चीज़ें हो रही हैं, सरकार ने भी कुछ पहल की है, और एक पहल तो ये है कि असल में दो बड़ी इंपॉर्टेंट पहल थी इसको लेकर के जो होनी चाहिए थी आइडियली। एक तो कि एमबीबीएस लेवल पे जो हमारे डॉक्टर जो एमबीबीएस डॉक्टर बनते हैं उसमें साइकियाट्री को ठीक से घुसाया जाए, है सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन उसके लिए अलग से इम्तहान नहीं होता। उसके लिए परीक्षा में जो मेडिसिन के पेपर में 1-2 सवाल आ जाते हैं, मामला ख़त्म, क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता नहीं है। तो कोई सब्जेक्ट अगर आप पढ़ाते हैं और उसका थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं लेते हैं तो आप जो डॉक्टर बना रहे हैं वो पक्का नहीं बनता। ये बड़ी दिलचस्प बात कह रहे हैं, मैं समझ लेता हूँ इस बात को। मुझे नहीं पता थी ये बात पहले से कि जो भारत में एमबीबीएस की परीक्षा होती है, जो छात्र होते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको आखिर में जब उनका एग्जाम होता है तो साइकियाट्री का एग्जाम नहीं होता, अलग से कोई एग्जाम नहीं होता है। और बाकी चीज़ों के जैसे किन किन चीज़ों के एग्जाम्स होते हैं? अब स्किन डर्मेटोलॉजी का पेपर उसमें मेडिसिन के साथ जुड़ा होता है। IENT का अलग से पेपर होता है। अब सोच के देखिए कि जो जनरल प्रैक्टिस में जाना है या कल को स्पेशलिस्ट बनना है, वो IENT का कितना इस्तेमाल करेगा। ऑर्थोपेडिक्स, जनरल सर्जरी, ऐसे जो क्लिनिकल सब्जेक्ट है, मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, IENT, ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट हैं उसमें। वो ठीक है कि वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाएं। लेकिन अब सोच के देखिए कि इतना बड़ा प्रॉब्लम, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम जब इतना बड़ा है, समाज को बाकी कई बीमारियों से, आप मेडिसिन में जो उसको कह सकते हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस को कहा जाता है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, उससे रिलेटेड फिर कार्डियक इलनेस, फिर ब्रेन स्ट्रोक, रीनल प्रॉब्लम्स, अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल है तो आप विजन का लॉस होता है। तो ये जितना कुछ होता है, अगर इसकी जड़ में अगर आप डिप्रेशन को ट्रीट करते हैं तो इनमें से काफ़ी चीज़ें नियंत्रित हो जाती हैं। दिलचस्प बात कह रहे हैं। तो ये जो लिंक, लेकिन उस पर आपको जो मदर ऑफ डिजीजेज है
उस पर ध्यान नहीं है। अब क्या है, मतलब अब स्थिति क्या है? आप लोग कह रहे हैं कि होना चाहिए? होना चाहिए। हम लोग नेशनल मेडिकल कमीशन से, जब पहले वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हुआ करता था, तब भी हमने काफ़ी बातें की थी, हमने काफ़ी पहल की थी। लेकिन चूंकि होता ये है कि वहाँ हर विषय के लोग बैठे होते हैं, तो ये सोचते हैं कि ये सेक्रेटरी वाले बहुत भाव करना चाहते हैं, चिकड़े इसमें ऐसा का रखा हुआ है दिमागी बीमारियों में, ऐसे लाइट ले लेते हैं वो। तो वो चीज़ें हो नहीं पाई। अभी नया एक CBME एक नया पैटर्न आया है मेडिकल एजुकेशन का, तो वो क्रेडिट बेस्ड है। क्रेडिट बेस्ड मेडिकल एजुकेशन जो है, उसमें सेक्रेटरी की अगर पहले से तुलना करें तो क्रेडिट थोड़ी बढ़ी हैं, लेकिन अभी भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का स्कोप नहीं किया गया है। अगर आप ये कराते हैं तो बात बदल जाती है। बहुत अच्छी क्योंकि बात क्या है। है कि वो इक्विप्ड होते हैं, वो तैयार होते हैं, उनको अब पता भी सबको है कि अगर मैं जनरल प्रैक्टिस में जाऊंगा, मुझे पास सेक्रेटरी के पेशेंट आएंगे ही, क्योंकि मरीजों को नहीं मालूम है किसके पास जाना है, वो बेचैन है, कहीं जा सकता है। तो उससे जो MBBS डॉक्टर्स हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। मैं तो एक उपभोक्ता, एक कंज्यूमर की हैसियत से ही बात कर सकता हूँ। जब भी कोई मरीज किसी न किसी अपनी परेशानी को लेकर किसी डॉक्टर के पास जाता है, तो सबसे पहला जो उसका दरवाज़ा जो खटखटाता है, वो अपना GP जिसका होता है, लोकल डॉक्टर होता है या फैमिली डॉक्टर होता है, उसके पास आता है। तो उसी में उसकी जो मेंटल प्रॉब्लम है वो भी शामिल होती है जी, कि नींद नहीं आती, या परेशानी है, या गुस्सा आ रहा है, या खाना है, हज़ार तरह के इश्यूज हैं जिनका संबंध सेक्रेटरी से होगा। खैर, तो दूसरा ये था कि हम जो प्राइमरी केयर फिजिशियंस हैं उनको हम सेक्रेटरी को फिर से पढ़ाएं। तो सरकार ने ये पहल शुरू की है, ये शुरू हो गई। ये पहल शुरू की है। और नीमहैंस जो बड़ा सेंटर है, वहाँ पे डिजिटल एकेडमी बना करके, और फिर वो निमहैंस, मैं ज़रा समझता चलता हूँ थोड़ा सा। निमहैंस आप बेंगलोर की बात कर मैं रहे हैं? बेंगलोर की बात कर रहा हूँ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि नेशनल एंड न्यूरो साइंसेस। जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, नेशनल एक्सेलेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूट है, और उसका बजट 800-900 करोड़ रुपए का सालाना होता है। तो क्या कर रहे हैं तो काफ़ी नहीं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहाँ पे डिजिटल एकेडमी बनाई है, और जो प्राइमरी केयर फिजिशियंस हैं उनको बेसिक जो प्रॉब्लम सेक्रेटरी की हैं आइडेंटिफाई करना, कैसे डिप्रेशन को आइडेंटिफाई करोगे, कैसे ट्रीट करोगे, कैसे एंग्जाइटी को करोगे, इसके अलावा और क्या मेजर कर सकते मेंटल इलनेस है तो उसके बारे में फर्स्ट एड कैसे दोगे, और क्या रेफर करना है, कैसे रेफर करना है, इसकी ट्रेनिंग शुरू हुई है और लोग उस पर ले भी रहे हैं। लेकिन जिस पैमाने पे होना चाहिए ये भी नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? पहली बात तो ये है कि मैं जब पिरामिड की बात कर रहा था कि सर्विस यूजर्स जो हैं, स्पेशलिस्ट सर्विस यूजर्स हैं, वो पिरामिड की नोक से थोड़ा नीचे तक आते हैं। जब पिरामिड का बेस है उस पर अनकेयर्ड लोग हैं, और आगे बढ़ते हैं तो उसमें नॉन स्पेशलिस्ट, या कह सकते हैं नॉन मेडिकल, नॉन साइंटिफिक, उसके बाद नॉन स्पेशलिस्ट, ऐसे लोग बीच में मैनेज कर रहे हैं। तो सबसे तो बड़ी बात यह है कि हमें समाज में लोगों को बताना ज़रूरी है, लोगों को जानना ज़रूरी है, और ये जानकारी देने का जो तरीका होना चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि समाज में कुछ ओपिनियन मेकर्स होते हैं। क्या जानकारी देना चाहते हैं आप? जानकारियाँ, पहली बात तो ये कि मानसिक बीमारी होती क्या है, क्या इसके लक्षण होते हैं, लोगों को ये कन्विंस करना कि जो गांव में कहीं भी आमतौर पर बोल देते हैं कि एक बार पागल हमेशा के लिए पागल, ऐसा नहीं है। कोई भी आदमी बीमार होता है तो कोई गड़बड़ी होती है तो उसके व्यक्तित्व का एक हिस्सा बीमार होता है, वो आदमी पूरी तरह बीमार होकर खारिज नहीं हो जाता है। तो उसकी बीमारी वाले अंश को, अगर किसी के पैर में घाव है तो पैर के घाव का इलाज करेंगे। इसलिए पेशेंटहुड से पर्सनहुड की तरफ बढ़ने की जरूरत है, यानी समाज तक ये बताने की जरूरत है कि मानसिक बीमारियां भी एक तरह की बीमारी है और वो इंसान को खारिज नहीं करती हैं। एक बात, दूसरी बात कि ये अपराध नहीं है, तीसरी बात कि अभिशाप नहीं है, और चौथी बात कि इनकी चिकित्सा संभव है। ये जानकारी समाज के हर तबके तक पहुंचना जरूरी है, और इसके लिए हमें बड़े पैमाने पे अभियान की जरूरत पड़नी है। ट्रीटमेंट गैप बड़ा है, रिसोर्सेज कम हैं, सारी संस्थाएं, सारे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े संगठन अब एक मत इस बात पर हैं कि हमें चीज़ों को प्रिवेंट करने के बारे में सोचना पड़ेगा। कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? मतलब ये कि वो सारी परिस्थितियां जिनके आसपास होने से आपकी कोई मानसिक समस्या पैदा होती है, तो पहले तो ज़रा ये देखें कि वो क्या परिस्थितियां होती हैं, वो पैदा ना हो,
या अगर फर्ज कीजिए शुरू में ही किसी भी न किसी तरह की कोई समस्या निकल के आ रही है किसी की भी, चाहे वो मेंटल टेंशन के हवाले से हो, चाहे वो किसी बीमारी के बारे में हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, उदासी हो, या इससे और ज़्यादा गंभीर हो, तो उससे पहले की जो चीज़ें हैं उनको समझ लें ताकि उसकी नौबत ही ना आए। जी, इसको आप ऐसे समझिए कि मैं बहुत एक आसान सा उदाहरण देता रहा हूँ हमेशा, अभी फिर शेयर करना चाहूँगा कि एक स्टील का गिलास है और एक कांच का गिलास है। आप दोनों को पटकते हैं, स्टील का गिलास नहीं टूटता है, कांच का टूट जाता है। तो मानसिक बीमारियों के बारे में एक खास बात यह भी है कि एक तो वजह होती है इंटरनल फ्रेजिलिटी, आंतरिक भंगुरता, कि आप टूट सकते हैं। तो ये जो है वो एक, इसके लिए वर्ड है डायथेसिस। क्या है डायथेसिस? यानी आप में वो चीजें अंतर्निहित हैं कि आपको कुछ ऐसा हो सकता हम है। लोग आम जबान में जैसे कह देते हैं कि बहुत ही संवेदनशील है, संवेदनशील भी वल्नरेबल है, ऐसे बोल वल्नरेबल देते कह सकते हैं, वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी उसके लिए बस कह सकते हैं कि भंगुरता, जिसके लिए भंगुर होना कहते हैं। तो वो एक है। दूसरा स्ट्रेस। अब ये है कि अगर स्ट्रेस कम हो और फ्रेजिलिटी हो तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं उसके जीवन में भी। लेकिन अगर स्ट्रेस बढ़ जाएगा और फ्रेजिलिटी है तो उसे टूटना निश्चित है। तो हमें अब आज की तारीख में जितना शोध हुआ है, हमें अब मालूम है डायथेसिस के बारे में, हम समझने लगे हैं, हमारे पास जैविक आधार हैं, हमारे पास जानकारियां हैं, जेनेटिक्स से लेकर के बायोकेमिकल से लेकर के न्यूरोट्रांसमीटर और ब्रेन के स्ट्रक्चर के लेवल पे हमारे पास जानकारियां हैं। हम अब उस अंदर की चीज़ को समझने लग गए हैं, ये एक सच है। दूसरा ये कि हम स्ट्रेस को भी जान गए हैं, दोनों के रिश्ते को भी जान गए हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम प्रिवेंट करने के बारे में सोचें। उसी में प्रिवेंशन के कंपोनेंट में असल में एक, जो आप पॉजिटिव मेंटल हेल्थ की बात कर रहे थे, तो प्रिवेंशन में तो ठीक है, हम स्ट्रेस को कैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो स्टेप्स होंगे, उस पर लंबी बात हो सकती है। लेकिन यहाँ पे दूसरा जो एंगल आपने पॉजिटिव साइकियाट्री की बात की थी, तो मैं बोलूँगा कि सबसे पहले ये पॉजिटिव साइकियाट्री का कॉन्सेप्ट थोड़ा बाद में आया। सबसे पहले वो 90s में मेरा ख्याल है, मार्टिन सेलिग्मन एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक पॉजिटिव साइकोलॉजी का मॉडल दिया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने नोटिस की। उन्होंने कहा कि भाई ये अब तक हम लोग बीमारियों के नज़रिए से लोगों के माइंड को देख रहे हैं, इसको डिप्रेशन तो नहीं है, इसको एंजाइटी तो नहीं है, और हम उसको मैनेज करने की बात कर रहे हैं। अगर इसको ज़रा हम उलट देते हैं दूसरे तरीके से कि उस आदमी की इनर स्ट्रेंथ क्या है, क्या चीज़ें उसमें अच्छाइयाँ हैं, कैसे उसको हम बेहतर बना सकते हैं, तो जो पॉजिटिव साइकोसोशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम उनको अगर आइडेंटिफाई करें और उनको हम एनहांस करने की कोशिश करें, उनको हम समृद्ध करने की कोशिश करें, तो जो ये एक अलग नज़रिया होगा। इसको उन्होंने पॉजिटिव साइकोलॉजी का सरल भाषा में, कि मनुष्य के भीतर की सारी जो ताकतें हैं, उसके जो सारे सकारात्मकताएं हैं, उनको संबोधित किया जाए। ये पॉजिटिव साइकोलॉजी का मोटिव था कि आप उस तरीके से ना देखें, बीमारियों के नज़रिए से, बीमारियों के चश्मे से ना देखें। देखिए, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि किसी भी बड़ी समस्या को संबोधित करने के लिए, उसका हल तलाश करने के लिए कितनी तरह तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं। अभी जैसे आपने इशारा किया, दो तीन तरफ इशारा किया। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई ऐसे हालात पैदा ना हों जिनके बाद में फिर हमको ये लगता है कि नतीजा डिप्रेशन ही होगा। दूसरी बात यह कि कहाँ से निकलता है डिप्रेशन। आमतौर पे जैसे आपने कहा कि अब आप स्ट्रेस को समझ गए हैं कि जो तनाव है इंसान के ऊपर, वो ख़ास तौर पे आज के समाज में तो ये कहने की बात ही नहीं है, हर आदमी जानता है कि वो बढ़ता चला जा रहा है। स्ट्रेस लेवल हर एक का बढ़ रहा है। बच्चा है, स्कूल जाता है, उस पर और किताबों का बोझ है। इसी तरह से जो स्टूडेंट्स हैं और जो काम करने वाले हैं दफ्तर में वगैरह वगैरह, तो ये एक अलग मामला है। दूसरी बात आपने ये भी, मैं समझता हूँ कि बड़े काम की है, पते की है, और हर एक को इसको समझ लेना चाहिए कि वो पॉजिटिव जो साइकेट्री जिसकी तरफ हमने इशारा किया, पॉजिटिव साइकोलॉजी पे हम लोग बात करें बेटा, कि वो साइकेट्री में जोड़ने पे थोड़ा अंतर हो रहा है। उसमें जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो जोड़ा है। वो हमारे हिंदुस्तान के ही हैं डॉक्टर दिलीप जेस्टे, और अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हुए, पहले हिंदुस्तानी जो प्रेसिडेंट हुए। उन्होंने पिछले कुछ सालों पहले मार्टिन सेलिग्मन की जो अवधारणा थी उसको उन्होंने आगे बढ़ाते हुए उसमें जो उसका जो बायोलॉजिकल बेसिस है पॉजिटिव साइकोलॉजी का, उसके कंपोनेंट उन्होंने जोड़ा, और फिर कैसे उसका ट्रीटमेंट पे और बाकी चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता है। हाँ। तो वो उन्होंने जोड़ा। तो ये पॉजिटिव साइकेट्री है। हाँ। पॉजिटिव साइकोलॉजी जो मैंने पहले कहा, तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि, और साथ में बहुत दिलचस्प बात आपने जो कही कि पॉजिटिव साइकोलॉजी के ज़रिए से
कितनी समस्याओं का अपने आप ही हल निकाला जा सकता है। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ, ये एक आम आदमी है, वो MBBS नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसने साइंस भी नहीं पढ़ी, लेकिन ये कि पॉजिटिव साइकोलॉजी का इस्तेमाल तो वो भी कर सकता है अगर ज़रा सा समझदार इंसान है तो। सच पूछिए तो ये कारवां यूं ही नहीं पहुंचा है यहाँ तक। आज हमने जो इतना लंबा सफ़र तय किया है उसमें एक थ्योरी, आप इसको साइंस को थोड़ा किनारे करके बात करें अगर करें तब भी, कि हमारे विजडम ने ही सब कुछ किया है, हमारी जो रचनाशीलता है, क्रिएटिविटी है, उसी ने सब कुछ किया है। हम जब ये डिसिप्लिन नहीं थे तब भी अपने को मैनेज करते थे। तो रूसो की एक बड़ी फेमस सी बात है कि मैं उसके टर्म्स में नहीं जा रहा हूँ, आम आदमी को चीज़ें समझनी इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो बहुत रूसो ने एक बात कही थी कि जब प्रिमिटिव समाज था तो उस समय क्या था कि आदमी खुद की देखभाल करता था, अपने आप की, सब उसको अपने बारे में देखना था और अगल बगल चीज़ें उसके, सब लोग सर्वाइव कर रहे थे। तो वो किसी तनाव में नहीं था, दबाव में नहीं था, स्ट्रेस में नहीं था। लेकिन जैसे ही सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है तो एक कॉम्पिटिटिवनेस आती है, प्रतियोगिता आती है, तो उसके मानसिक स्तर पे, उसके सोचने समझने के सिस्टम में एक तरह का इन्फ्लामेशन आना शुरू होता है, सूजन आने लगती है और उसके बाद चीज़ें बदलती हैं। वो कहते हैं कि एज सिविलाइजेशन एडवांसेस मेंटल इलनेसेस स्टेप इन। तो ये तो हमने बनाया है। मैं आज लंदन में बैठ के बात कर रहा हूँ, यही वो मुल्क है जहाँ से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले, औद्योगिक क्रांति के पहले समय था, समय मुद्रा नहीं, पैसा नहीं, टाइम इज मनी का कॉन्सेप्ट उसके पहले नहीं था। मतलब इंडस्ट्री बनी तो शिफ्ट पे काम होने लगे ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए, तब ये टाइम इज मनी का कॉन्सेप्ट आया। उसके पहले ये नहीं था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो फिर उसको चीज़ों के लिए बाजार की ज़रूरत पड़ी। बाजार जब हुआ तो कंज्यूमरिज्म आया, और कंज्यूमरिज्म आया तो फिर लोग कैसे उलझने लगे उसमें, ये एक लंबा किस्सा है और इस पर तो पूरा सारे दिन तक बात हो सकती है। और डिजिटल क्रांति ने फिर उसको नया तेवर दे दिया। अब क्या है कि वो कंज्यूमरिज्म, आप घर बैठे रास्ता चलते, अब आपको कंज्यूमर होने के लिए दुकान तक जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि डिपार्चर पॉइंट अगर हिंदुस्तान में देखना होगा, एक तो 1947 है जब भारत आज़ाद हुआ, और थोड़ा लाइटर में कहूँ तो इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी की स्थापना हुई, और दूसरा जो बड़ा डिपार्चर पॉइंट है 90 का दशक है जब ग्लोबलाइजेशन हुआ और चीज़ें हमारी बदलने लग गई। आप कल्पना नहीं कर सकते उसके बाद कितना कुछ बदला है। यह कारण नहीं है कि पिछले 40 सालों में आत्महत्या की दर दोगुनी हुई है। पिछले 20 सालों में बर्डन ऑफ डिजीज, मैं फिर डॉक्टर सागर को कोट कर रहा हूँ, जो लैंसेट में स्टडी पब्लिश हुई थी कि 20 सालों में जो डिजीज का बर्डन है वो दुगना हुआ है। यह कारण नहीं है। पॉजिटिव साइकोलॉजी की हम लोग बात कर रहे थे कि जो भी समझदार इंसान है, ये ताकत तो उसके पास है और सदियों से चली आ रही है। सिर्फ एक निशानदही करनी है, यानी कि मार्किंग करनी है कि कहाँ एक समस्या उसको नज़र आए, उसको वो कैसे हल करे। ये विषय तो इस मामले में खुला है, इसको लेकर वो इतना खुला है कि मैं समझता हूँ कि उसमें एक जो सबसे ज़्यादा खुला विषय है उसकी तरफ आ जाते हैं, और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ वेल बीइंग, कि आप अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं, अपने आप को संभाल के रख सकते हैं, अपने चाहे वो जिस्मानी सेहत है, दिमागी सेहत है, किसी भी तरह की आपकी हेल्थ है ना, तो उसके बारे में अगर आप थोड़े से सचेत हैं, कॉन्शियस हैं, तो उसको एड्रेस कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ वेल बीइंग जो है आपकी सेक्रेटरी में भी और इसके अलावा चीज़ों को ठीक ठाक करने में कितना इम्पोर्टेंट है, और ये एक्चुअली है क्या? मनोवैज्ञानिक नजरिए से अगर देखते हैं इसको, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मुख्य, जो पहला उसका कंपोनेंट है वेलबींग का, हैप्पीनेस। आप प्रसन्न हैं कि नहीं। दूसरा जो उसका कंपोनेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है मीनिंगफुलनेस, कि आपका जो जीवन चल रहा है उसमें सार्थकता है कि नहीं। आप कहीं सवाल से तो नहीं कह रहे हैं कि मैं कौन, मैं क्या हूं और क्या कर रहा हूं। तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जैसे भी जी रहे हैं, उसमें आपको अर्थ दिख रहा है कि नहीं, अपनी सार्थकता महसूस हो रही है कि नहीं। दूसरा कंपोनेंट। तीसरा कंपोनेंट जो कि बड़ा, फिर मैं यूरोप में बैठ के बात कर रहा हूं तो मैं यूरोप की तरफ उंगली उठाऊंगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने लालच को बढ़ावा दिया, और हम जिस ज़मीन से आते हैं, हम लोग सब एक ही ज़मीन से आते हैं, तो वहाँ पे सेटिस्फैक्शन, संतोष बड़ा कंपोनेंट था। तो संतोष, सेटिस्फैक्शन
सबसे जो एक महत्वपूर्ण बात है, जो कि बाद में साइकोलॉजी के अध्ययन के बाद और पॉजिटिव साइकोलॉजी ने उसको बहुत उस पर चर्चा की, वो है रिजिलियंस। रिजिलियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आप कैसे परिस्थितियों में पड़ के उससे उभर जाते हैं। तो जैसे अब बेंत के बारे में कहा जाए कि बेंत टूटता नहीं है, लचीलापन, तो आपके तन और मन में वो लचीलापन होना चाहिए कि अगर आप किसी परेशानी में पड़ के आप 10 घंटे तक बहुत चल गए तो फिर आपका शरीर कुछ दिनों में रिकवर कर ले, मानसिक परेशानियां आए और फिर उससे आप रिकवर कर ले। तो ये रेजिलियंस, तो वेलबींग का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि ये 4 पाए हैं उसके: प्रसन्नता, सार्थकता, संतोष और आपके व्यक्तित्व का लचीलापन, कि आप परिस्थितियों से जूझ सकते हैं, उससे आप निकल सकते हैं। यही वेलबींग की अवधारणा है। तो इस वेल बीइंग को भी एक प्रोग्राम की शक्ल में पेश किया जा सकता है, यानी कि मिसाल के स्टेप बाय स्टेप। अब यूं तो देखिए, यूं तो कोई भी कह देगा भाई खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, जो हो गया फ़लसफ़ा ख़त्म हो गया, आपका इलाज हो गया, एक पूरी किताब है जो 2 लाइनों में सिमट के आ गई। लेकिन ये कि अगर फ़र्ज़ कीजिए एक ऐसा शख्स है जिसको मदद की ज़रूरत है और जिसको आप तैयार करना चाहते हैं कि वेलबींग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, धीरे धीरे करके, या यूँ समझिए कि उसके दिमाग में ये बात बिठा देना चाहते हैं कि भाई आपकी वेलबींग आपके अपने हाथ में है, इसको ज़रा सा थाम के चलिए, नियंत्रित, कंट्रोल करके चलिए। वेलबींग को अगर हिंदी में बोलेंगे ना, तो मेरा ख्याल है संस्कृत में उसके लिए क्या शब्द होगा मैं ढूंढता रह गया, लेकिन अगर जो उर्दू से जो शब्द हिंदी में आए हैं, खुशहाली। खुशहाली से बढ़िया शब्द उसके लिए कुछ, एक फिल्म का गाना है ना, हरियाली और रास्ता, तो मैं कहता हूँ खुशहाली और रास्ता, यानी खुशहाली जाने के रास्ते क्या क्या हो। दुनिया की जो सबसे खूबसूरत चीज़ हो सकती है, दुनिया की जो सबसे कारामद चीज़ हो सकती है, वो यही है कि कोई खुशहाली की तरफ का रास्ता बता दे। खुश तभी रहेंगे जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो जो पहला रास्ता है खुशहाली का, वो है आपका शारीरिक स्वास्थ्य। और जब आप शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा, आज हिंदुस्तान जो डायबिटिक कैपिटल बन गया है वर्ल्ड का, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप अपने को क्या खिलाते हैं और अपने को कितनी देर बिठा के और सुला के रखते हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि आपका शरीर चले, और आप जो ग्रहण शरीर को दे रहे हैं खुराक, तय करें कि उसमें कौन सी चीज आपके भीतर कितनी जा रही है। बहुत अच्छी बात है। तो शारीरिक स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहला रास्ता। ठीक है। दूसरा रास्ता जो है खुशहाली का, वो है भावनात्मकता का, यानी आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी भावनाएं आहत ना हो। अब भावनाएं हैं, आहत तो होंगी, उसको आहत होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो तब क्या है कि उसको जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, आपको उसको जज करना पड़ेगा, आपको उसको उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि भावनाएं आपकी आहत होती हैं, दूसरे की भी होती हैं। आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि आप भी किसी की भावनाओं को आहत ना करें। यानी आप 2 इंसानों के बीच के जो संबंध हैं उसको थोड़ा ठहर के देखें। किसी बात पे उलझन हुई, आप थोड़ा इत्मीनान से देखें, गुस्सा ना करें, महसूस करें उसको, और तब आपको बात समझ में आएगी कि नहीं, ये शायद सही रास्ता ये था। तो जो इमोशनल कंपोनेंट उसका है, भावनात्मक रास्ता है, वो इन सारे जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हैं, अंतर्वैयक्तिक संबंध हैं, परिवार के भीतर के संबंध हैं, अगर वो आप ठीक रखते हैं तो चीजें बदलेंगी। ये तो बहुत काम की बात बता दी आपने, एकदम। तीसरा जो रास्ता है, आप घर से बाहर निकलते हैं, आपने शरीर को मजबूत कर लिया, आपने जो आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, द्वंद्व है परिवार में और 2 व्यक्तियों के बीच के, लेकिन उसको संभालने की कोशिश अगर आप कर रहे हैं, आप लोगों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहते हैं कि मुझे वो नहीं समझता, आप भी उनको समझने की कोशिश कीजिए, शायद आप भी उनको नहीं समझ रहे हैं। तो जो समझने वाला काम शुरू करेंगे तो ये भावनात्मक सॉल्व हो गया। अब घर से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलेंगे तो समाज है, बाहर समाज है, तो अब आप समाज के साथ कैसे व्यवहार करते हैं इस पे है कि आप पड़ोसी से बात करते हैं कि नहीं, आपके मित्रों के साथ आपके संबंध कैसे हैं। आप समाज की बहुत सारी गतिविधियां ऐसी होती हैं, बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें आपकी हिस्सेदारी कैसी है। अब वो चौपाल हो कि कार्निवल हो, लेकिन वो सामाजिक उत्सव हैं। कोई भी कहीं कथा की बात चल रही है, कहीं पे कोई और मजलिस जमी हुई है, तो उनमें आपकी भागीदारी कैसी है। तो समाज से जोड़ना, ये तीसरा रास्ता है उसका। चौथा रास्ता जो उसका है, वो जब आप समाज में निकलेंगे तो आपको जीने खाने की जरूरत पड़ेगी, कामकाज। तो आप कामकाज में जो आप लगें, चाहे आप खेती बाड़ी करें, या आप बच्चों को पढ़ाएं, या दफ्तर में काम करें, या जो आजकल डिजिटल इंडस्ट्री जो IT इंडस्ट्री है उसमें काम करें, जहाँ भी जाएं, आपका वहाँ पे
अपने अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है कि आप वहाँ जो काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि आप अपने काम के साथ युद्ध की स्थिति में हैं, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। आपको सोचना पड़ेगा आपकी योग्यता क्या है, आपकी क्षमता क्या है, आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है, आपके पैरामीटर्स क्या, आप कैसे तय कर रहे हैं कि मैं यही बनूंगा। अब जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आप कह रहे थे, इशारा कर रहे थे, इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, किताबों का बोझ इसी में बढ़ता है। तो ये जो इस तरह के जो काम काज से मनुष्य का रिश्ता है, वो रिश्ता कौन तय करेगा? वो भी तो तय करना है खुद को, परिवार को, समाज को तय करना है। तो काम काज की दुनिया का जो रिश्ता है, जब इसकी बात आती है तो लोग अक्सर पूरे साइंस की किताबों में, साइकोलॉजी वाली में वर्क प्लेस पे मेंटल हेल्थ की बातें के निकल जाता है। मैं कहता हूं कि नहीं, काम तक जाने का रास्ता, उस पर भी सोचने की जरूरत है। कम सोचा गया है इस पर कि आप कौन से काम का चयन करते हैं। तो ये काम काज से आपका संबंध है, अगर उसके साथ आपने तादाद बिठा लिया तो फिर आपका खुशहाली का चौथा रास्ता बन गया। और पांचवा वो है जिसकी जगह कम होती जा रही है। लंदन में तो बहुत कुछ होता है। अच्छा है। लंदन में बहुत कुछ होता है, दिल्ली में भी बहुत कुछ होता है। लंदन में कितने लोग जाते हैं मैं नहीं जानता हूँ, दिल्ली में बहुत कम ही लोग जाते हैं। वो चीजें हैं सांस्कृतिक, कल्चरल। यानी अगर आप जब कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें एजुकेशन भी है, आर्ट भी है, लिटरेचर भी है, म्यूजिक भी है, आर्किटेक्चर भी है, और हिस्ट्री से जो इंफॉर्मेशन है, म्यूजियम्स हैं, सब कुछ उसमें आते हैं। और सारे शोध ये बताते हैं कि अगर आप कल्चरली इंटरैक्टिव हैं, अगर आप सांस्कृतिक धरातल पे आप लोगों के साथ संबंध बना पा रहे हैं और संस्कृति के तत्वों के साथ अपने को जोड़ रहे हैं, तो आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अरे बड़ी कमाल की बात है। आप देखिए ना, गांव में जाइए ना, गांव की दुनिया में आप सोच के देखिए कि चैता होली गाने का, महीनों होली गाई जा रही, चैता गाया जा रहा है। एक WHO का बड़ा सा काम है, वो हेल्थ एविडेंस नेटवर्क रिपोर्ट बहुत सारे उन्होंने पब्लिश किए हैं। तो एक उसका जो 67 रिपोर्ट है, आर्ट और क्रिएटिविटी को लेकर वो उन्होंने काम किया है काफ़ी। तो उसमें वो कहते हैं कि अगर जो म्यूजियम कोई जाता है रेगुलरली, कल्चरल इवेंट्स में जाता है, मुशायरे में जाता है, कवि सम्मेलनों में जाता है, कहानियाँ सुनने जाता है, नाटक देखने जाता है, तो उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। और तो और डिमेंशिया भी कम होता है उसको। बहुत उम्दा बात। डॉक्टर विनय कुमार यहाँ सिनेक के साथ इस लंबी बातचीत के लिए और एक तरह से मार्गदर्शन के लिए, बल्कि मैं कहूँगा ख़ास तौर पे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, मेंटल हेल्थ, इसलिए कि आपका एरिया एक्सपर्ट है, एक लंबे अरसे से आप काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर विनय कुमार के साथ ये बातचीत लंदन में जुलाई में सन 2023 में रिकॉर्ड की गई थी। मेंटल हेल्थ पर सिने इंक के और भी बहुत सारे पॉडकास्ट हैं जो हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर सुने जा सकते हैं। ऑडियो पॉडकास्ट एप्पल, स्पॉटिफाई और जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भी मौजूद हैं। हमारी वेबसाइट पर भी सभी जानकारी और ये सभी पॉडकास्ट मौजूद हैं। पता है cineinc.com, CINEINK.com। आप हमें अपनी राय भी लिख सकते हैं, उसके लिए पता है post@cineinc.com। परवेज़ आलम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।